हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम बैक टू परशम। आई एम पूजा और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 27 मई के करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देती हूँ। देखिएगा, नई एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए सरकार जो है वो कई सारे एक्शंस ले रही है, कई सारी पॉलिसीज़ बना रही है। तो नई एजुकेशन पॉलिसी तो हम बाद में समझ लेंगे कि क्या है, लेकिन हमको ये पता होना चाहिए कि हमारे देश में एजुकेशनल रिफॉर्म कैसे हुए, कौन से कमीशन बने। तो जब हम एजुकेशनल रिफॉर्म्स के बारे में बात करते हैं तो हमें पता होना चाहिए चार्टर एक्ट के बारे में, चार्टर एक्ट 1813। हमको नॉलेज होना चाहिए हंटर कमीशन के बारे में, हमको नॉलेज होना चाहिए सेडलर कमीशन के बारे में, हमको यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 के बारे में पता होना चाहिए, रेलिंग कमीशन के बारे में पता होना चाहिए, और इनसे रिलेटेड जो PYQs एग्जाम में आए हैं वो भी हमें पता होना चाहिए, राइट। इसलिए मैंने कल एक वीडियो अपलोड किया था जहां पर हमने डिस्कस किया था कि ब्रिटिश एरा में किस तरीके से इंडियन एजुकेशन सिस्टम इम्प्रूव हुआ है, इंक्रीज हुआ है। तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाया था और ये सारे कमीशंस वहां पर डिस्कस किए थे। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर करंट अफेयर्स के बाद उस वीडियो को देख लेना। हिस्ट्री की सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई है, वहां पर आपको वो वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ आपको वहां पे क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं उन पर्टिकुलर टॉपिक से। ओके, इसके अलावा काफ़ी सारे वीडियो ऑलरेडी है, अपलोडेड है, तो आप उनको भी जाकर देख सकते हैं। अच्छा, आज का जो वीडियो है बड़ा इंटरेस्टिंग है, स्पेशली बैंकिंग वालों के लिए, क्योंकि लास्ट में काफ़ी सारे आपको इकोनॉमी के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं और नए कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेंगे। सो वीडियो को लास्ट तक देखना है। लास्ट में होगा एक क्वेश्चन ऑफ द डे जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में देंगे। अब बात कर लेते हैं PDF के बारे में। तो आज की क्लास की जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम पे अवेलेबल होगी। तो टेलीग्राम से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट करंट अफेयर्स की PDF होती है। कुछ बच्चों के कमेंट आते हैं कि टेलीग्राम से PDF डाउनलोड नहीं हो रही, तो उनको भी लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। प्ले स्टोर पे जाना, परचम के एप्लीकेशन को डाउनलोड करना और वहाँ पर फ्री कंटेंट सेक्शन होगा, वहाँ पे फ्री कंटेंट सेक्शन से आप CA की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इतनी चीज़ें। सो स्टार्ट कर ले आज का सेशन। सबसे पहले बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन से। ये है हर्ष जैन। हर्ष जैन कौन है? Dream11 के CEO और को-फाउंडर है हर्ष जैन। क्यों चर्चा में है ये? क्योंकि इन्हें IAMAI मतलब इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का चेयरमैन बनाया गया है फॉर द पीरियड ऑफ 2 ईयर। क्योंकि इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन का इलेक्शन होता है वो हर 2 साल में होता है। तो 2023 से लेके 2025 तक के लिए, 2023 से लेकर 2025 तक, मतलब 2 सालों के लिए हर्ष जैन को, जो कि को-फाउंडर है एंड CEO है Dream11 के, इन्हें चेयरमैन बनाया गया है। इन्होंने रिप्लेस किया है संजय गुप्ता को। संजय गुप्ता कौन थे? ही वॉज रिप्लेस संजय गुप्ता, वाइस प्रेसिडेंट एंड कंट्री मैनेजर ऑफ गूगल इंडिया। इसके अलावा कुछ और अपॉइंटमेंट हुई है। एक और अपॉइंटमेंट है राजेश मगाव। राजेश मगाव को-फाउंडर है और CEO है मेक माई ट्रिप के। इन्हें वाइस चेयरमैन बनाया गया है। तो अगर पूछा जाए चेयरमैन कौन है तो हर्ष जैन है, वाइस चेयरमैन कौन है? राजेश मगाव है, जो कि को-फाउंडर है एंड CEO है मेक माई ट्रिप के। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं ट्रेजरी डिपार्टमेंट की, जो वित्त कोष आप समझ सकते हैं, तो सत्यन गंजवनी, इन्हें जो है वाइस चेयरमैन, जो कि टाइम्स इंटरनेट के हैं, इन्हें ट्रेजर डिपार्टमेंट में अपॉइंट किया गया है। अब बात करेंगे इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इसका हेड ऑफिस मुंबई में है और 2004 में इसका फॉर्मेशन किया गया है, ठीक है। चलिए, अगले पर्सन जो न्यूज़ में है वो है R मुकुंदन। ये है R मुकुंदन। इन्हें MD एंड CEO बनाया गया है टाटा केमिकल बोर्ड का। टाटा केमिकल बोर्ड 1939 में बना था मुंबई में, और MD एंड CEO रीअपॉइंट किए गए हैं R मुकुंदन फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। अभी भी R मुकुंदन MD एंड CEO है टाटा केमिकल बोर्ड के। अब आने वाले 5 सालों के लिए फिर से इन्हें रीअपॉइंट कर दिया गया है, ठीक है। इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट केमिकल कंपनी इन इंडिया विथ ऑपरेशन इन इंडिया। रिसेंट में हुई कुछ अपॉइंटमेंट की लिस्ट है, जैसे कि चेयरमैन ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड कौन बने हैं? अनिल कुमार जैन बने हैं। UPSC के चेयरमैन बहुत इंपॉर्टेंट है, मनोज सोनी। फिर CCI मतलब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन बनी है? रवनीत कौर बनी है। वेदांता लिमिटेड की CFO सोनल श्रीवास्तव और CBI के डायरेक्टर प्रवीण सूद।
तो ये सारी अपॉइंटमेंट ऑलरेडी हमने डिस्कस की है हमारे सीए में। आइए अब कुछ और न्यूज़ हम यहाँ पे देखते हैं, केवल 2 ही पर्सन आज हमें डिस्कस करने थे। नेक्स्ट है, विच स्टेट लॉन्च द पैच रिपोर्टिंग ऐप टू मेक द रोड इन अ स्टेट फ्री ऑफ पॉट होल्स। आपने देखा होगा रोड में कितने सारे गड्ढे होते हैं, है ना। तो यहाँ पर गवर्नमेंट चाहती, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट चाहती कि उनके राज्य की जो सड़कें हैं वो गड्ढों से मुक्त हो जाए, कोई भी पैच यहाँ पर ना हो। इसलिए पैच रिपोर्टिंग ऐप होल लॉन्च किया है किसने? उत्तराखंड ने। तो पैच रिपोर्टिंग ऐप लॉन्च किया है उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर के द्वारा, क्योंकि वो अपनी रोड को, अपने स्टेट की रोड को होल्स फ्री करना चाहती है। और ये जो एप्लीकेशन तैयार किया है, डेवलप किया है, वो स्टेट के पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट ने किया है। इसके ज़रिए कोई भी पर्सन कंप्लेंट को रजिस्टर कर सकता है। मान लेते हैं सड़क पे जा रहे हो, सड़क में कोई गड्ढा है तो उसका इमेज लो, किस लोकेशन पे है वो गड्ढा, आप रिपोर्ट जो है वहाँ पे सबमिट कर सकते हो विथ इमेज, मतलब आपकी कंप्लेंट भी वहाँ पे सुनी जाएंगी। ये केवल उत्तराखंड वालों के लिए है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। एक मिशन शुरू किया था हमने, हर घर तिरंगा, याद होगा। अब अगला एक और मिशन हम लॉन्च कर रहे हैं जिसका नाम है हर शिखर तिरंगा। शिखर मतलब क्या होता है? पीक। माउंटेन्स की जो पीक होती है ना, उनको हम शिखर कहते हैं, ठीक है। तो जितने भी अलग अलग स्टेट की हाईएस्ट पीक हैं वहाँ पे सबमिट किया जाएगा और वहाँ पे जाके तिरंगे को होस्ट किया जाएगा। इसी मिशन का नाम है हर शिखर तिरंगा। इसको लॉन्च किया गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग एंड एडवेंचरस स्पोर्ट के द्वारा, अरुणाचल के मुख्यमंत्री ने। कहाँ पे लॉन्च किया है? अरुणाचल के मुख्यमंत्री ने इसको लॉन्च किया है, हर शिखर तिरंगा। कहाँ पर? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड एडवेंचरस स्पोर्ट। हर शिखर तिरंगा जो है वह आज़ादी का अमृत महोत्सव, हम 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट कर रहे हैं और G20 की प्रेसिडेंसी भी हमारे पास में है, इसलिए इसे लॉन्च किया गया है। हाईएस्ट पॉइंट ऑफ एवरी स्टेट ऑफ इंडिया, हर एक स्टेट के हाईएस्ट जो पॉइंट है, मतलब हाईएस्ट माउंटेन पीक जो है वहाँ पे जाया जाएगा और तिरंगे को होस्ट किया जाएगा। अच्छा, ये दिमाग किसका था? किसने इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया है? तो कर्नल जम्बाल। कर्नल जम्बाल जो है वो कई सारे माउंटेन पे क्लाइम कर चुके हैं। 3 बार तो इन्होंने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की और 7 कॉन्टिनेंट जो है ना, मैं हमारे हर एक कॉन्टिनेंट की हाईएस्ट पीक पे भी ये समिट कर चुके हैं। और इनका ही ये आइडिया था कि हम हर शिखर तिरंगा मिशन को लॉन्च करें। इस समिट की शुरुआत कहाँ से होगी? तो समिट की शुरुआत हिमाचल प्रदेश से होगी। हिमाचल प्रदेश के माउंट रियो पुरगाई से इसकी शुरुआत होगी और समिट मतलब ये मिशन कहाँ पे एंड होगा? सिक्किम में। सिक्किम में कहाँ पे? माउंट जोंगसोंग में ये मिशन कंप्लीट होगा। अगर पूरा स्टेट के बारे में बात करें तो सबसे छोटी जो शिखर वो ये सबमिट करने वाले हैं वो है लोवेस्ट, कहाँ पर? सोमेश्वर फोर्ट इन बिहार, जो कि केवल 800 मीटर की है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। ये है अशोक गहलोत जो कि मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के, और इन्होंने इनॉग्रेट की है जंगल सफारी इन उदयपुर। तो जंगल सफारी की शुरुआत हो गई है उदयपुर में। आइए हम पूरी न्यूज़ को समझते हैं। यहाँ पे जयसम्मत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्टार्ट किया गया है जंगल सफारी राजस्थान के मुख्यमंत्री के द्वारा। जयसम्मत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये कब बनी थी? 1957 में बनी थी और उदयपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में लोकेटेड है। कहाँ पर है? उदयपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में है, जो कि सराउंडेड है किससे? देववर लेक से, जिसे हम जयसम्मत लेक भी कहते हैं। अब जयसम्मत लेक के बारे में आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ। ये एशिया की, भारत की नहीं, ये एशिया की सेकेंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है। एशिया की सेकेंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक कौन सी है? जयसम्मत लेक है। और इसी के नाम पे आप देखेंगे जयसम्मत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और यहीं पे जंगल सफारी की शुरुआत राजस्थान के मुख्यमंत्री ने की है। जयसम्मत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में आपको मिलेगा, ठीक है। और इसे 1957 में बनाया गया था। यहाँ पे टीक वुड आपको देखने को मिलेगा। 1685 में महाराणा जय सिंह के द्वारा इस लेक को बिल्ड किया गया था, जो कि एक डैम भी बना हुआ है गोमती रिवर पर, ठीक। नेक्स्ट बात करेंगे ईरान। ईरान ने सक्सेसफुली अपनी बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च कर दिया है और इस बैलिस्टिक मिसाइल का नाम क्या है? खैबर। खैबर इनकी बैलिस्टिक मिसाइल है। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? खैबर किस कंट्री की बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रिसेंटली टेस्टिंग की गई है? तो आंसर हो जाएगा ईरान। इसकी रेंज 2000 किलोमीटर की है और ये 1500 kg के वार हेड को ले जाने में सक्षम है। ईरान की कैपिटल तेहरान है और रियाल यहाँ पे करेंसी आपको देखने को मिलेगी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। बहुत जल्दी हमारे पास एक और नया सुपर कंप्यूटर होने वाला है। रिसेंटली मैंने आपको बताया था कि हमारे जो लॉ मिनिस्टर थे
उनको नया पोर्टफोलियो मिल गया है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, और वो कौन है? किरण रिजिजू। तो जैसे ही इनको मिनिस्ट्री मिली अर्थ साइंस की और इन्होंने अनाउंस कर दिया कि इस साल के एंड तक वेदर फॉरकास्टिंग के लिए हम एक लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर लॉन्च करेंगे जिसकी कंप्यूटिंग स्पीड 18 पेटाफ्लॉप होगी। तो यूनियन अर्थ साइंस मिनिस्टर किरण रिजिजू अनाउंस that India will unveil its new 18 petaflop supercomputer for weather forecasting institute later this year। ठीक है, इसको अनाउंस किया गया है। कहाँ से अनाउंसमेंट हुई है? अनाउंसमेंट हुई है नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फॉरकास्टिंग नोएडा से। 900 करोड़ की लागत के साथ इसको बनाया जाएगा। तो क्या अभी हमारे पास कोई सुपर कंप्यूटर नहीं है वेदर फॉरकास्टिंग के लिए? अभी हमारे पास है। कौन है? हमारे पास प्रत्यूष है। प्रत्यूष के अलावा हमारे पास मिहिर भी है। मिहिर 2.8 पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर है। और इसके अलावा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी IITM पुणे में भी हमारे पास प्रत्यूष है जिसकी स्पीड 4 पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर की है। अब जो नया सुपर कंप्यूटर बनेगा उसकी स्पीड कितनी होगी? 18 पेटाफ्लॉप की सुपर कंप्यूटर होगा। ठीक है। अच्छा, ये जो प्रत्यूष है ना, इसको 2018 में लॉन्च किया गया था। डन। अब ये पेटाफ्लॉप क्या होता है इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों किया जा रहा है? जिससे एक तो स्पीड हाई हो जाए और बेटर रिजोल्यूशन आपको मिल सके। प्रेजेंटली हमारे पास जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है वेदर को फॉरकास्ट करने के लिए, उनकी रेंज 12 किलोमीटर रिजोल्यूशन की है और हम चाहते हैं कि 6 किलोमीटर रिजोल्यूशन हो जाए। अभी फ्लॉप क्या होता है? तो फ्लॉप का मतलब होता है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। अब कंप्यूटर में कई सारे अर्थमेटिकल ऑपरेशंस रन होते हैं और कंप्यूटर कुछ ही सेकंड में कितने सारे अर्थमेटिकल ऑपरेशंस को और फ्रैक्शनल वैल्यू को रियल टाइम में सॉल्व कर देता है ना। उसको ही हम डिफाइन करते हैं फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। इट इज़ अ मेजर ऑफ कंप्यूटिंग परफॉर्मेंस that quantify the number of floating point operation a computer system can perform in 1 second। तो एक सेकेंड में कोई कंप्यूटर जितने फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकता है वो उसकी फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड होती है। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन क्या होते हैं? ये काइंड ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशन होते हैं जो कि रियल टाइम में कंप्यूटर के द्वारा रन किए जाते हैं। तो ये तो हो गया फ्लॉप। अच्छा, आप लोग जब हम कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में बात करते हैं तो हम बात करते हैं बिट के बारे में, फिर बिट के बाद हम बाइट के बारे में बात करते हैं, हम केबी के बारे में, एमबी, जीबी, टेराबाइट, ये सारी बातें हम करते हैं ना। वैसे यहाँ पे जो फ्लॉप है ना, इसके भी कई सारे यूनिट आप डिफाइन कर सकते हो। प्रेजेंट डे हम सुपर कंप्यूटर में जो यूनिट यूज़ करते हैं वो पेटाफ्लॉप की करते हैं। जैसे कि गीगाफ्लॉप, टेराफ्लॉप, वैसे ही होता है पेटाफ्लॉप। ठीक है। पेटाफ्लॉप का क्या मतलब है? पेटाफ्लॉप का मतलब है पेटाफ्लॉप इक्वल टू 1000 टेराफ्लॉप। मतलब एक पेटाफ्लॉप मतलब ये 1015 फ्लॉप बराबर जो है वो एक पेटाफ्लॉप होता है। इतने ऑपरेशन ये पर सेकेंड सॉल्व कर सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम यहाँ पर हेल्थ वार्निंग। ड्रिंकिंग एनी अल्कोहल कैन हार्म योर अनबॉर्न बेबी। ड्रिंकिंग अल्कोहल इंक्रीज योर रिस्क ऑफ डेवलपिंग कैंसर। तो ये वार्निंग है कि अल्कोहल कंज्यूम नहीं करना चाहिए प्रेग्नेंट लेडी को क्योंकि वो अनबॉर्न बेबी पे इम्पैक्ट करता है। इसके अलावा अल्कोहल अगर आप कंज्यूम करते हैं तो वो आपकी बॉडी में कैंसर भी डेवलप कर सकता है और दूसरी हेल्थ इश्यूज जनरेट कर सकता है, लीवर की प्रॉब्लम जनरेट कर सकता है। मैं ऐसी एडवाइजरी नहीं दे रही हूँ। ये आयरलैंड ने अभी रिसेंटली एक बिल पास किया है और उसने कहा है कि 2026 तक सारे के सारे जो मैन्युफैक्चर है वो इंश्योर कर ले कि उनकी हर एक बोतल पे ये आपकी वार्निंग प्रिंट होना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। ऐसा आयरलैंड ने कहा है। आइए हम पूरा न्यूज़ देखते हैं। आयरलैंड बिकम फर्स्ट कंट्री टू इंट्रोड्यूस हेल्थ वार्निंग ऑन अल्कोहल। तो आयरलैंड ने रिसेंटली एक हेल्थ बिल पास किया है, वहाँ के हेल्थ मिनिस्टर ने, और एक नया कानून बनाया है कि 2026 तक जितने भी अल्कोहल प्रोडक्ट आते हैं उनमें लेबलिंग होना बहुत ज़रूरी है जिसमें लिखा हो कि इसका अल्कोहल का कंजप्शन करना आपके हेल्थ के लिए कितना डेंजरस है। ठीक है। आयरलैंड विल इंट्रोड्यूस मैंडेटरी हेल्थ लेबलिंग ऑफ अल्कोहल ड्रिंक्स, वार्निंग ऑफ द लिंक टू कैंसर, लीवर डिसीज एंड रिस्क ऑफ ड्रिंकिंग वाइल प्रेग्नेंट। तो ये बात इसने कही है। साथ ही साथ इसमें ये भी मेजर हो कि इसमें कितने कैलोरीज हैं और कितना अल्कोहल कंटेन है। आयरलैंड के बारे में बात करते हैं तो करेंसी यहाँ पे यूरो चलती है। ठीक है। और ये यूरोपियन यूनियन की पहली कंट्री बन गई है इस तरीके का काम करने वाली। कैपिटल क्या है? डबलिन है। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो माइकल डी हिगिंग्स है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। लीव इनकैशमेंट टैक्स फ्री टिल 25 लाख फॉर द प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज
अपॉन रिटायरमेंट। तो रिसेंटली सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स मतलब CBDT, सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्स के द्वारा रिसेंटली अनाउंसमेंट किया गया है कि अगर कोई प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने वाला एम्प्लॉयर है और वो रिटायर होता है, तो रिटायर होने के बाद वो अपनी जो लीव्स हैं उनको इन कैश करा सकता है, और 25 लाख रुपए तक अगर आप अपनी लीव को इन कैश कराते हो तो उसमें कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। बाकी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय कितने भी अमाउंट की लीव को इन कैश करा सकते हैं, उस पर टैक्स नहीं लगता। लेकिन यहाँ पे बोला है कि ये अनाउंसमेंट बेसिकली यूनियन बजट 2023 में किया था कि हम ऐसा काम बहुत जल्दी करेंगे। तो यहाँ पे फाइनली सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के द्वारा ये अनाउंसमेंट किया गया है कि हम ये जो लिमिट है ना लीव इन कैश कराने की, वो 3 लाख से बढ़ाकर 25 लाख करते हैं, और 25 लाख रुपए तक लीव इन कैश कराने पे आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा, और ये सारा सिस्टम 1 अप्रैल 2023 से इफेक्ट में आ जाएगा। ये जो 3 लाख का लिमिट है ना, ये 2002 में लगाया गया था, अब इसको बढ़ा के 25 लाख कर दिया गया है। ओके, तो ये हमारे करेंट अफेयर्स थे। अब अंत में बात करते हैं कुछ शॉर्ट न्यूज़ के बारे में। इंडियन गवर्नमेंट ने एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ एक लोन एग्रीमेंट साइन किया है। कितने का? $141 मिलियन का ये लोन एग्रीमेंट है, और एशियन डेवलपमेंट हमको इतना पैसा देगी इंडियन गवर्नमेंट को, और इंडियन गवर्नमेंट क्या करेगी? आंध्र प्रदेश में 3 इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स को मैन्युफैक्चर करेगी, उसके डेवलपमेंट का काम करेगी। ठीक है। नेपाल ने रिसेंटली सेलिब्रेट किया है भोटो जत्रा, और काठमांडू वैली में इसलिए हॉलीडे डिक्लेयर किया गया था। नेक्स्ट बात करेंगे बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो यहाँ पर देखिएगा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो है वो टॉप परफॉर्मर पब्लिक सेक्टर लेंडर बन गया है इन द टर्म ऑफ लोन एंड डिपॉजिट ग्रोथ परसेंटेज। ठीक है, तो ये कुछ शॉर्ट न्यूज़ थी। तो आज हमने जो भी न्यूज़ देखी आपको हेडलाइंस मिल जाएंगे, आप आसानी से नोट्स पे बना सकते हो, और नोट्स बनाने के साथ साथ आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लेके भी पढ़ सकते हो। ठीक है, मेन अब हम बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चंस के बारे में। पहला क्वेश्चन है, द मेजर एम ऑफ कंट्री टू डिवैल्यूट इट्स करेंसी इज। तो अवमूल्यन, डिवैल्यूशन को क्या कहते हैं हम हिंदी में? अवमूल्यन कहते हैं। तो जब गवर्नमेंट कंट्री में हमारी करेंसी को डिवैल्यूट करती है तो उससे क्या फ़ायदा हमको होता है, ये बात बोली है। ऑप्शन है, इम्पोर्ट इनकरेज होता है, डिस्करेज बोथ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, आयात और निर्यात दोनों जो है वो डिस्करेज होता है, इनकरेज बोथ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, एंड इनकरेज एक्सपोर्ट। क्या होता है जब करेंसी को डिवैल्यूट किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा? तो यहाँ पे बिल्कुल आप अंतर समझिएगा कि डेवैल्यूएशन और डेप्रिशिएशन में अंतर होता है। डेप्रिशिएशन जैसे कि आप लोग न्यूज़ देखते रहते होंगे कि $1 मतलब हमारा $1 जो है वो 80 रुपये हो गया, 81 रुपये हो गया, 82 रुपीज़ हो गया। तो ये सप्लाई और डिमांड के कारण हमारी करेंसी जो है वो डेप्रिशिएट हो सकती है, होती रहती है, और ये सब बातें RBI अनाउंस करती है, तो वो डेप्रिशिएशन होता है। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं डिवैल्यूएशन। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जानबूझकर करेंसी को, हमारी करेंसी की जो वैल्यू है उसको कम करती है। इससे फायदा क्या होता है? इससे इंक्रेज होता है एक्सपोर्ट, इससे निर्यात को प्रोत्साहित मिलता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब ये कैसे हुआ? तो हो सकता है कुछ स्टूडेंट जो बैंकिंग वाले नहीं हैं उनको समझने में दिक्कत हो, तो मैं इसको समझाने की कोशिश करती हूँ। डिवैल्यूएशन मीन्स डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ नेशन करेंसी। डिवैल्यूएशन का या अवमूल्यन का मतलब क्या होता है कि अपनी करेंसी की वैल्यू को कम करना, किसके रिस्पेक्ट में? दूसरे नेशन की करेंसी के रिस्पेक्ट में। दूसरी नेशन की करेंसी के रिस्पेक्ट में अपनी करेंसी की वैल्यू को कम करना डिवैल्यूएशन कहलाता है। ठीक है, जिससे हमें एक्सपोर्ट में मदद मिलती है, हमारा एक्सपोर्ट जो है वो इनकरेज होता है, लेकिन इंपोर्ट करना भारी पड़ जाता है। इसका क्या मतलब हुआ? मान लेते हैं कि हमारा $1 1 रुपया के बराबर है। हमने थोड़ी देर के लिए ऐसा मान लिया, ये तो बहुत पुरानी बातें हो गई, आज़ादी से पहले ऐसा कार्यक्रम चलता था, लेकिन अभी तो नहीं है ऐसा। $1 1 रुपया के बराबर है, और हमारी कंट्री जो है वो स्टील का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करती है, राइट? स्टील के प्रोडक्शन में आप देखोगे तो इंडिया का स्थान आता है टॉप 3 में। तो यहाँ पर स्टील का प्रोडक्शन हो रहा है भारत में, और अमेरिका चाहता है कि वो भारत से स्टील को ले, और हमारी कंट्री में 1 रुपये में 1 kg स्टील मिल रहा है आपको। तो यहाँ पे अमेरिका का जो व्यक्ति है, बिजनेसमैन है, वो $1 ले देगा, और 1 kg हमारे यहाँ से क्या ले लेगा? स्टील को ले लेगा। लेकिन हमने क्या किया? हमने अब अपनी वैल्यू को, अपनी जो करेंसी की वैल्यू उसको डिवैल्यूट किया, मतलब हमने $1 कर दिया 10 रुपये के बराबर। हमने $1 क्या कर दिया? 10 रुपये के बराबर।
तो अब क्या होगा, अब तो और फायदा हो जाएगा इसको, क्योंकि $1 10 के बराबर है। यहाँ पे $1 क्या है, 10 रुपए के बराबर है। तो अब वो यहाँ से 10 kg, $1 में 10 kg स्टील ले लेगा। तो इससे क्या होगा, अमेरिका को फायदा, और अमेरिका ज़्यादा सामान हमारी कंट्री से खरीदेगा, जिससे हमारे देश का एक्सपोर्ट इंक्रीज होगा। इसके अलावा नए नए बिजनेस हमारे देश में आएंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। इसलिए कभी कभी गवर्नमेंट जानबूझ के अपनी करेंसी को डिवैल्यूट कर देती है। बात समझ में आई? मैंने क्या समझाया? पहले हमारे देश में $1 1 रुपया के बराबर था, और $1 में 1 kg स्टील मिलता है। ठीक है, तो अमेरिका $1 में 1 kg स्टील ले रहा था, फिर हमने अपनी करेंसी को डिवैल्यूट किया और हमने $1 कर दिया 10 रुपए का। तो ये तो और फायदा हो गया। अब $1 में अमेरिका 10 kg स्टील ले सकेगा, जिससे हमारे देश में एक्सपोर्ट इंक्रीज होगा। तो एक्सपोर्ट इंक्रीज होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, और ऐसी कई सारे एडवांटेजेस मिलते हैं जब करेंसी को डिवैल्यूट किया जाता है। बट अब घाटा क्या है? घाटा समझ लो, घाटा भी है, इंपोर्ट पे असर पड़ता है। और जब कोई डेवलपिंग कंट्री ऐसा करती है तो उसको काफ़ी नुकसान यहाँ पे झेलना पड़ता है। कैसे? जैसे कि मैंने कहा कि $1 1 रुपया के बराबर है, ओके पहले। और मान लेते हैं अमेरिका में एक मोबाइल फ़ोन है जिसकी कीमत $1 है। अमेरिका में कोई मोबाइल फ़ोन है जिसकी कीमत $1 है, तो हम 1 रुपया देंगे, एक मोबाइल फ़ोन खरीद लेंगे। लेकिन हमने तो अपनी करेंसी को डिवैल्यूट कर दिया, $1 हमने कर दिया 10 रुपये के बराबर, तो अब हमें 10 रुपये देने पड़ेंगे इस मोबाइल को खरीदने। पहले हम उसी मोबाइल को 1 रुपये में खरीद रहे थे, अब हम उसी मोबाइल को 10 रुपये में खरीदेंगे, तो इम्पोर्ट कॉस्ट बढ़ गई ना। तो इम्पोर्ट इंक्रीज होता, इम्पोर्ट कॉस्ट जो है वो इंक्रीज होती है और एक्सपोर्ट करना आसान होता है। तो आई थिंक अब इस प्रश्न का आंसर आपको क्लियर हो गया होगा कि करेंसी को डिवैल्यूट करने से क्या फायदा है, तो इंकरेज एक्सपोर्ट। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है डियर मनी रिफर टू मनी विथ। डियर मनी किसे कहते हैं? अब यहाँ पे मनी के दो टाइप मैं आपको बताती हूँ, एक होता है डियर मनी और एक होती है चीप मनी। डियर मनी और चीप मनी, अब ये क्या कहानी है? अब आप सभी को पता है कि आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है। मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है, वो बैंक में इंटरेस्ट रेट वगैरह डिसाइड करते हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं? जिससे मार्केट में मनी का फ्लो बना रहे। कई बार क्या होता है, मार्केट में मनी की सप्लाई कम हो जाती है, मार्केट में पैसा कम है, और जब मार्केट में पैसा कम होगा तो लोग वस्तुओं को नहीं खरीदेंगे, तो डिमांड और सप्लाई का बैलेंस गड़बड़ा जाएगा। तो गवर्नमेंट क्या करती है, मतलब आरबीआई क्या करती है, इंटरेस्ट रेट बहुत कम कर देती है, जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेना शुरू करें और मार्केट में वापस से सप्लाई होना शुरू हो जाए। क्लियर? वैसे ही अगर मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा आ गया है तो अब आरबीआई क्या करेगी, आरबीआई चाहेगी कि मार्केट में पैसा कम हो और बैंकों के पास वापस पैसा चला जाए, जिससे आरबीआई क्या करता है, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देता है। इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो हम लोन कम लेंगे ना, हम सोचेंगे अरे यार इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है, ब्याज दर बहुत ज़्यादा है, तो आप लोन नहीं लोगे, और जब लोन नहीं लोगे तो मार्केट में पैसा कम रहेगा। तो क्लियर? तो इसे ही हम डियर मनी और चीप मनी कहते हैं। चीप मनी कब होती है? जब बैंक अपनी ब्याज दरों को कम कर देती है, जब अपने इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस कर देती है, जिससे मार्केट में पैसा उतारा जा सके, उसे हम चीप मनी कहते हैं। और ऐसी मनी जिसमें इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा होता है, ऐसी मनी जिसमें इंटरेस्ट रेट या ब्याज दर बहुत ज़्यादा होता है, उसे हम डियर मनी कहते हैं। तो इसमें लिखा है डियर मनी किसे कहेंगे, जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। डेफिनेशन आपको मिल जाएंगी। नेक्स्ट बात करेंगे, अभी रिसेंटली आप लोगों ने न्यूज़ में बताया था मैंने, करंट अफेयर्स में आपको, कि 2000 रुपये के जो नोट हैं उसको डीमोनेटाइज कर दिया है गवर्नमेंट ने। लेकिन गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि 30 सितंबर तक जो है वो 2000 रुपये का नोट एक लीगल टेंडर रहेगा। लीगल टेंडर रहेगा, लीगल टेंडर रहेगा मतलब क्या, कि कोई भी व्यक्ति इसको लेने से मना नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति, कोई भी दुकानदार, मर्चेंट, शॉपकीपर इस 2000 के नोट को लेने से मना नहीं कर सकता, क्योंकि एक लीगल टेंडर है। तो यहाँ पे बोला गया है कि लीगल टेंडर मनी रिफर्स टू, तो लीगल टेंडर मनी हम किसे कहते हैं, हमारी जो मुद्रा है, हमारी जो करेंसी है, उसे हम लीगल टेंडर कहते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे लीगल टेंडर क्या होता है, इट्स अ फॉर्म ऑफ मनी। लीगल टेंडर क्या है, एक प्रकार का मनी है, और कोई भी सिटीजन किसी भी ट्रांजैक्शन में, किसी भी प्रकार के ट्रांजैक्शन करने के लिए इसे रिफ्यूज़ नहीं कर सकता, मना नहीं कर सकता लेने से, उसे हम लीगल टेंडर कहते हैं। अब लीगल टेंडर अगर टाइप ऑफ मनी देखो तो लीगल टेंडर होता है और एक नॉन लीगल टेंडर होता है। लीगल टेंडर वो है जिससे कोई भी सिटीजन रिफ्यूज़ नहीं करेगा फॉर द ट्रांजैक्शन करने के लिए या इस पैसे को लेने के लिए, जैसे हमारी कॉइन है, करेंसी है, नोट है। नॉन लीगल टेंडर क्या होते हैं, तो कोई भी व्यक्ति
अगर चाहे तो मना कर सकता है इस प्रकार की करेंसी को, इस प्रकार के डिमांड को लेने से, जैसे कि फिक्स डिपॉजिट है, डिमांड डीडी है, तो मुझे डीडी में पेमेंट नहीं चाहिए, मैं चाहती हूँ कि मुझे पेमेंट कैश में हो, तो मैं मना कर सकती हूँ। इसको हम क्या कहेंगे? नॉन लीगल टेंडर कहेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे ग्रेसम्स लॉ इज रिलेटेड टू। अब ग्रेसम्स लॉ क्या है और ये किससे रिलेटेड है? तो ग्रेसम लॉ रिलेटेड है सर्कुलेशन ऑफ मनी से। किससे रिलेटेड है ये? सर्कुलेशन ऑफ मनी से। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। एक बात बताओ, आप बैंक गए हो और बैंक से 100 रुपये का आप एक गड्डी लेकर आए हो, 100 रुपये की गड्डी, एकदम फ्रेश कड़क नोट है, और आपकी पॉकेट में 10-12 100 रुपये के नोट हैं जो थोड़े से ऐसे पुराने हो चुके हैं। तो आप मार्केट में जब जाते हो, सब्जी लेने आप गए मार्केट में, तो आप कौन सा नोट पहले दोगे? ऑब्वियस सी बात है, जो कटा पुराना फटा नोट है, जिसका रंग भी थोड़ा सा उड़ चुका है, पहले हम चाहेंगे कि हमारी वॉलेट से ये पैसा चला जाए, और जो अच्छे करारे नोट है, कड़े नोट है, वो हमारे वॉलेट में रहे। ऐसा हम चाहते हैं ना? तो बिल्कुल यही बात हम ऐसा चाहते हैं, ऐसा हमने सोचा है, और ये लॉ है, इसी को ही हम ग्रेसम लॉ कहते हैं। ग्रेसम लॉ क्या कहता है? ग्रेसम लॉ कहता है कि जब दो मनी है, एक बैड मनी है और एक गुड मनी है, और दोनों मनी की जो फेस वैल्यू है वो सेम है। दोनों मनी की फेस वैल्यू क्या है? फेस वैल्यू क्या है? सेम है। मतलब मेरे पास एक 100 रुपये का नया नोट है और एक 100 रुपये का पुराना नोट है, तो जो नया नोट होगा उसको मैंने क्या कहा है? गुड मनी कहा है। जो पुराना नोट है उसको मैंने क्या कहा है? बैड मनी कहा है। क्लियर है इतनी चीज़ें? तो जब हमारे पास बैड मनी और गुड मनी दोनों होती है, जिसकी दोनों की फेस वैल्यू सेम है, तो बैड मनी जो है वो रिप्लेस कर देती है गुड मनी को, इसे हम ग्रेसम लॉ कहते हैं। ऑब्वियस ही बात है, हम पुराने सिक्के, पुराने नोट चलाना ज़्यादा पसंद करते हैं, और नए सिक्के या नए नोट होते हैं उनको हम अपने पास सजो के रखते हैं। यही आपका ग्रेसम्स लॉ कहलाता है। ठीक है, तो सर्कुलेशन ऑफ मनी से इसका एसोसिएशन है। नेक्स्ट है गैलोपिंग इन्फ्लेशन इज नोन एज। गैलोपिंग इन्फ्लेशन किसे कहा जाता है? तो गैलोपिंग इन्फ्लेशन को ही हम जंपिंग इन्फ्लेशन कहते हैं। जंपिंग इन्फ्लेशन भी इसे कहा जाता है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इन्फ्लेशन मतलब होता है महंगाई। अब महंगाई कई प्रकार से आती है मार्केट में, महंगाई कई प्रकार से आती है। तो गैलोपिंग इन्फ्लेशन जब महंगाई अचानक से सडनली इंक्रीज हो जाए, महंगाई सडनली इंक्रीज हो जाए और 10% से ज़्यादा महंगाई हो जाए, मतलब 2 डिजिट में आपकी महंगाई चली जाए, उसे हम गैलोपिंग इन्फ्लेशन कहते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। वेरी रैपिड इन्फ्लेशन विच इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू रिड्यूस, इसको हम गैलोपिंग इन्फ्लेशन कहते हैं, जिसमें इन्फ्लेशन रेट जो है वो 10% से ज़्यादा एक्सीड कर जाए, मतलब 2 डिजिट में चले जाए। तो जनरली आप बुक्स देखोगे तो 20% से 100% का जो इन्फ्लेशन है, इसको ही हम गैलोपिंग इन्फ्लेशन कहते हैं, और गैलोपिंग इन्फ्लेशन को ही हम जंपिंग इन्फ्लेशन भी कहते हैं। क्लियर? तो कई प्रकार के इन्फ्लेशन होते हैं। पहला होता है जैसे कि क्रीपिंग या फिर माइल्ड इन्फ्लेशन, जिसमें प्राइस 30%, मतलब इन्फ्लेशन रेट 3% तक इंक्रीज होता है या फिर 3% से कम होता है, उसे हम माइल्ड इन्फ्लेशन कहते हैं। वॉकिंग इन्फ्लेशन का मतलब जब आपकी जो प्राइजेस के रेट है वो 3% से लेकर 10% तक इंक्रीज होते हैं, मतलब सिंगल डिजिट में ही होते हैं। वहीं गैलोपिंग इन्फ्लेशन जब आपका इन्फ्लेशन रेट जो है, महंगाई दर 2 डिजिट में चली जाए, 10% से ज़्यादा हो। और हाइपर इन्फ्लेशन मतलब जब आपकी महंगाई दर 50% से ज़्यादा हो जाए, तो उसको हाइपर इन्फ्लेशन भी कहा जाता है। तो ये इन्फ्लेशन के प्रकार हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज का। क्वेश्चन है माल्थियन थ्योरी किससे एसोसिएटेड है? तो ये थ्योरी एसोसिएटेड है हमारी पॉपुलेशन से, जनसंख्या से। ऑप्शन ए। अब सिंपल सी बात है, देखिएगा कोई भी कंट्री, एक हमारी ज़मीन तो फिक्स है, पॉपुलेशन फिक्स नहीं है। पॉपुलेशन लगातार बढ़ते रहती है, घटते रहती है, घटती तो नहीं है, बढ़ती ही बढ़ती है। लेकिन हमारी जो ज़मीन है, स्पेशली जो एग्रीकल्चर लैंड है, वो फिक्स्ड है। इनफैक्ट एग्रीकल्चर लैंड तो और रिड्यूस भी होता जा रहा है। तो अब कोई कंट्री है, किसी कंट्री में कोई लोग रह रहे हैं, तो गवर्नमेंट क्या ध्यान देगी कि उस कंट्री में जितने भी लोग हैं उनको एटलीस्ट फूड की सप्लाई हो। बट फूड की सप्लाई तो कांस्टेंट है, फूड की सप्लाई, क्योंकि लैंड तो लिमिटेड है, तो फूड की सप्लाई कांस्टेंट है, बट पॉपुलेशन इंक्रीज होते जा रही है। पॉपुलेशन इंक्रीज होते जा रही है, तो एक समय आएगा कि फूड सप्लाई कांस्टेंट है और पॉपुलेशन इंक्रीज होते जा रहे हैं, तो हम जो है वो डिमांड को पूरा फुलफिल नहीं कर पाएंगे। यही आपका माल्थियन थ्योरी कहलाता है। पॉपुलेशन इंक्रीजेज ज्योमेट्रिकली, ये देखो ज्योमेट्रिकली इंक्रीज हो रही है, और फूड प्रोडक्शन इंक्रीजेज अर्थमेटिकली।
तो पॉपुलेशन कुड इंक्रीज बियॉन्ड व्हाट द प्लेनेट कुड सर्व, इसको ही हम मैल्थीशियन थ्योरी कहते हैं और इसका एसोसिएशन हमारी जनसंख्या से है, मतलब पॉपुलेशन से है जो लगातार बढ़ रही है। क्लियर? तो ये सारे कुछ इकोनॉमिक्स से रिलेटेड लॉ और थर्म्स थे, थ्योरीज थी, वो हमने देखे। अंत में बात करते एक छोटे से क्वेश्चन के बारे में कि जो 3rd नंबर का खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम हो रहे हैं लखनऊ में, तो इसमें कौन सा स्पोर्ट है जो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया है? 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, स्विमिंग, सेलिंग, वाटर पोलो या फिर रोइंग। आपका जो भी आंसर होगा वो आप हमें कमेंट पे बताना मुझे कि कैसा लगा आपका आज का सेशन। बाकी सारी बातें हम कल के सेशन में कवर करते हैं। सो टेक केयर एंड बाय बाय।